स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ में यहाँ चलेंगे सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों 5 चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एसआईआर को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखते हुए ममता बनर्जी की ओर से जमकर भड़कते हुए कही गई है कई सारी बातें। बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है दोस्तों। इसी के साथ में असम को लेकर प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद किस तरीके से दहशत में है बीजेपी के नेता, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चुनाव अधिकारियों के ऊपर लगातार हो रहे एफआईआर के मामले को लेकर अब भी चुनाव आयोग को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और एसआईआर को सही तरीके से कराना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला अधिकारियों को मतदाता सूची में फर्जी और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर अवैध रूप से लोगों के नाम शामिल किए जाने पर 5 निलंबित राज्य के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के बरुईपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी देवोत्तम दत्ता चौधरी और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथागत मंडल और मोयाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी विप्लव सरकार और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुदीप दास के साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हल्दर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के काउंटिंग के दौरान इन अधिकारियों पर मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाता निर्वाचन आयोग ने पहले ही इनके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी किया था और राज्य के मुख्य सचिव को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि निलंबन के बावजूद राज्य सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश जारी किया गया है। यानी राज्य सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के आदेश के बीच में जोरदार तरीके का घमासान मचा हुआ है। यानी चुनाव आयोग की ओर से बार बार पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और राज्य के कर्मचारियों पर एफआईआर करने से कोताही बरत रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर बौखला चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद जो क्लेम्स हैं और जो ऑब्जेक्शन है उन्हें 8 जनवरी तक रखा जा सकता है, यानी 8 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा वो 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जारी किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट सामने आया दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल को लेकर जिन लोगों के नाम लिस्ट में जुड़े हुए थे उनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को संदिग्ध की लिस्ट में रखा गया था। यानी चुनाव आयोग को लग रहा है कि राज्य के कर्मचारियों ने जानबूझकर इनका नाम ऐड कर दिया, कई लोगों के गलत नाम ऐड कर दिए और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरीके से चोट पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों एसआईआर के मामले को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बार बार आदेश जारी कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर जिस तरीके से चुनाव आयोग करवाना चाहता है वैसा नहीं हो पा रहा, जिस कारण ये बौखलाहट देखने को मिल रही है और बार बार एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के अंदर क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासन में उनके कई सारे टॉप लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो किसी भी राज्य कर्मचारी या चुनाव आयोग के काम में मैदान में उतरे हुए राज्य के लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, जिस कारण से चुनाव आयोग काफी ज्यादा भड़का हुआ है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 12 राज्यों के अंदर एसआईआर चल रहा है, कहीं भी संदिग्ध नाम की कोई लिस्ट नहीं आई थी जो पश्चिम बंगाल के अंदर जारी की गई है, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के मामले पर बौखला चुकी है। शायद इसीलिए इस तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर तुरंत रोकने का आग्रह किया और चेतावनी दे दी कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार से उनको अलग किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लिस्ट जारी किया गया और फिर संदिग्ध लोगों के नाम जोड़े गए, यानी ऐसा दावा किया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध लिस्ट में आते हैं जिनको वापस से वेरीफाई किया जाएगा। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। 3 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे लेटर में ममता बनर्जी ने एसआईआर में कथित अनियमितता और प्रक्रियागत उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर चिंता जताई है और कहा है कि प्रक्रिया अनियोजित और अपर्याप्त तैयारी और आनन फानन में की गई है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां है और यह हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है, इसलिए तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से राज्य चुनाव अधिकारियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है और दूसरी ओर लोगों के नाम संदिग्ध लिस्ट में डाले जा रहे हैं, ये काफी गंभीर मामला है। इसीलिए राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
देश के कई राज्यों के अंदर इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन पार्टी के लिए जो सबसे ज्यादा उम्मीद वाले प्रदेश है उसमें एक पुडुचेरी और दूसरा केरल और तीसरा असम है दोस्तों। यानी तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन डीएमके के साथ में काफी मजबूत है और डीएमके कांग्रेस गठबंधन यहां पर आराम से एक तरफा चुनाव जीतता हुआ नजर आएगा और तीसरी बार सरकार रिपीट होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति काफी अच्छी है और वो आराम से चुनाव जीतने की स्थिति में है दोस्तों, बल्कि अच्छे तरीके से चुनाव जीतेंगे अच्छी मार्जिन से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अब मौका है कि वो वापसी करे पुडुचेरी के अंदर और असम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए काफी ज्यादा इस बार मशक्कत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि असम के अंदर बीजेपी के साथ में मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असम के अंदर खुलेआम वो कार्ड खेल रही है जो बीजेपी के लोग अन्य राज्यों में खेलने से थोड़ा बहुत हिचकिचाते भी है। लेकिन असम के अंदर खुलकर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और एक तरीके से एंटी मुस्लिम माहौल बनाकर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं को, यानी हिंदू मतदाताओं को एक तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई सारे मुद्दे को लेकर असम में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है दोस्तों, लेकिन बीजेपी ने फैसला लिया है कि वो बिहार वाला कार्ड अब असम के अंदर चलेंगे, यानी महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने को लेकर तैयारियां कर दी गई है। बीजेपी वाले बिहू के पर्व से पहले, यानी बिहू जो असम में सबसे बड़ा त्योहार होता है, उस त्योहार से पहले महिलाओं के अकाउंट में 8,000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब असम में बिहार वाली राजनीति अपनाई जा रही है, रणनीति अपनाई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी को यहां पर चुनौती दे पाना फिर से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे और लोगों को यह समझाना कि अकाउंट में पैसा बीजेपी वाले केवल अपने चुनाव जीतने के लिए भेज रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने असम को बर्बाद करके रख दिया है। यह काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब प्रियंका गांधी इस काम को करेंगी दोस्तों। पार्टी ने प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देकर उनको आगे बढ़ाया है और असम के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। वो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड है, यानी कौन कौन असम के अंदर चुनाव लड़ेगा, किस नेता के लिए क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों का रुझान है, ये प्रियंका गांधी तय करेंगी दोस्तों। यानी असम के अंदर सर्वे होगा और प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की क्योंकि हेड है तो वो तय करेंगे कि सर्वे का अंतिम नतीजा क्या है और किन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। पहले स्क्रीनिंग कमेटी के हिसाब से टिकट बंटते वक्त कई सारी गलतियां होती थी दोस्तों, या फिर कुछ नेता कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी को ही प्रभावित कर देते थे। ऐसा हरियाणा के अंदर देखने को मिला था, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद टिकट बंटवारा कांग्रेस पार्टी में इतने गलत तरीके से हुआ क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं था दोस्तों जो ध्यान रखे कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, और कहीं ना कहीं नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को ही आगे करने के लिए टिकट दिलवा दिया, जिसके कारण स्क्रीनिंग कमेटी के खराब निर्णय के कारण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। और इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया है। असम के अंदर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका फैसला प्रियंका गांधी खुद करेंगी। अगर आप भी मानते हैं कि अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर रविवार को 4 जनवरी 2026 को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से सियासी और सामाजिक तापमान दोनों का दोनों चढ़ चुका है। सीबीआई जांच और कथित वीआईपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों ने राज्य भर के अंदर आंदोलनकारी संगठनों को मिलाकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके की नारेबाजी की गई। दोस्तों रविवार को जैसे ही प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, दीराराम चौक के पास हालात तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी हाथी बड़कला क्षेत्र के अंदर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। चिन्हित राज्य के आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय प्रवक्ता महेश जोशी ने आंदोलन को व्यापक संदर्भ में रखते हुए कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई पहाड़ की अस्मिता और देवभूमि की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी का जघन्य हत्याकांड पूरे प्रदेश भर के लिए गहरा जख्म है, जिसने देवभूमि की छवि को कलंकित किया है, लोगों के मन में असुरक्षा पैदा की है। महेश जोशी ने राज्य सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों अंकिता भंडारी केस मामले में जिस वीआईपी को लेकर दावा किया जा रहा था कि अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया था कि वो वीवीआईपी का सेवा करे, यानी आप लोग जानते हैं दोस्तों इस शब्द का क्या मतलब होता है, और दबाव बनाया गया। उसके बाद अंकिता भंडारी की जान ले ली गई। इस पूरे मामले पर अब उन लोगों को जेल में भेजा गया है जो लोग सीधे तौर पर अपराध में जुड़े हुए थे, जिसमें बीजेपी के नेता का बेटा भी शामिल था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कौन वो वीआईपी व्यक्ति आने वाला था जिसकी सर्विस के लिए अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इन सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड सरकार को अगर लगता है कि उन्होंने जांच सही से करवाई है तो सीबीआई से जांच करवाने में क्या दिक्कत है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
अंकिता भंडारी के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड के नागरिक मैदान में उतरे दोस्तों। ऐसे में भारी संख्या में लोग मैदान में उतरे, जिसमें कई सारे बुजुर्ग भी थे और एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर हमारे जंगलों को काटकर बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं और उन होटल के अंदर हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। यह राज्य की अस्मिता के खिलाफ है। और इसके बाद बुजुर्ग महिला की ओर से उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के इस मामले को लेकर न्याय की मांग की गई है। अंकिता भंडारी के लिए नागरिक का संघर्ष देश भर में पहुंचना चाहिए। उत्तराखंड में इतना कुछ घट गया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया कि अंकिता भंडारी को लेकर किस तरीके का व्यापक आंदोलन उत्तराखंड के अंदर फिर से शुरू हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की अस्मिता का यह पूरा मामला है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, संस्कृति हो या फिर उत्तराखंड की जियोग्राफी हो, उसे पूरी तरीके से विकास के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। और इसीलिए बुजुर्ग महिला हो या फिर बुजुर्ग पुरुष हो या फिर अन्य सभी लोग हो, एक साथ मिलकर इस मामले पर जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने जा रहा है। इसमें राजधानी से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। यह सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और यहां पर जनप्रतिनिधि दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन के अंदर जोर शोर से अपनी बातें उठाएंगे। शीतकालीन सत्र के कारण सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सत्र की औपचारिक शुरुआत सोमवार को 11 बजे यानी आज 11 बजे शुरू होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अभी तक 5,000 करोड़ रुपए के गुलाबी नोट वापस नहीं गए हैं। यानी 2,000 रुपए का नोट जो पहले नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था, बाद में धीरे धीरे करके उसे मार्केट से हटा लिया गया और गुलाबी कलर के इस नोट को लेकर आरबीआई ने जानकारी दी है कि लगभग 2,000 रुपए के तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के नोट अभी वापस नहीं आए हैं। तकरीबन 98.41% नोट वापस आए हैं और बाकी जो बचे हुए नोट है वो वापस नहीं आए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर दूषित पानी से 15 लोगों की मौत के मामले को लेकर पूरे देश के अंदर ये खबर लोगों को झकझोर रही है। दोस्तों अब गुजरात के अंदर दूषित पानी को लेकर एक ऐसी ही चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। वहां पर भी सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं और अस्पताल में भर्ती है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का जहरीला मॉडल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। पिछले कई दिनों से गंदा पानी लोगों के घर में सप्लाई हो रहा था। बहुत सारी शिकायतों के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सुनवाई नहीं की। अब लोगों की जान खतरे पर आ गई है। कुल मिलाकर दोस्तों इसे लेकर जो रिपोर्ट आई है वो काफी ज्यादा भयावह है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना और तमाम स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं हैं जो सारी की सारी फेल होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध भी नहीं करवा पा रही है और योजनाओं के नाम तो एक से एक रखे गए थे। कहीं पर अमृत योजना नाम रखा गया था, कहीं पर स्मार्ट सिटी बना देंगे ऐसा दावा चल रहा था और अलग अलग तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन आज लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि जल जीवन मिशन और इस तरीके की जितनी भी योजनाएं चलाई गई उसका धरातल पर कुछ भी आउटपुट नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ज्यादातर नरेंद्र मोदी सरकार की योजना आती है और आते ही फ्लॉप हो जाती है, यानी योजना के माथे पर लिखा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर फ्लॉप होगी, और जब भी बीजेपी सरकार को योजना लाती है तो उसका नाम ही फ्लॉप रख देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि भविष्य में फ्लॉप ही होने वाली है। और एक बार फिर से अमृत योजना भी फेल हो रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पंजाब की सियासत में अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। वड़िंग के अनुसार 117 में से तकरीबन 80 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो नए उम्मीदवार होंगे और उनको पहली बार चुनाव पार्टी लड़ाएगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि पिछले चुनाव में किस्मत आजमा चुके कई दिग्गज नेताओं का टिकट कटना तय है। इस बड़े फैसले के बाद कई तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों पार्टी का मकसद संगठन में नई ऊर्जा भरना और युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी युवा इकाई के लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि उनको भी संगठन के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए अब समय आ चुका है कि युवा लोगों को आगे किया जाए, उनके लिए दरवाजे खोले जाए। पुराने नेताओं ने बहुत राजनीति कर ली, बहुत चुनाव लड़ लिया, अब उनको साइडलाइन करके जो पार्टी के युवा नेता है उनको आगे किया जाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन अपने
संगठन के अंदर लेकर आ रही है, जिसका असर आने वाले दिनों के अंदर व्यापक तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पुरानी लीडरशिप को हटाकर नई लीडरशिप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हर 5 साल के अंदर ये लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को अगले कई दशक तक पंजाब में राज करवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें वाराणसी के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग ही बीजेपी के पदाधिकारी को थाने से छुड़वाने के लिए धरना देने के लिए मैदान में कूद आए। दरअसल हुआ यह कि वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के अंदर कोरौता गांव में एक सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरन बुद्ध विहार पार्क बनाने के लिए मट्टी गिराने के प्रयास किए गए। जब पुलिस ने इस कार्य को रोकने का प्रयास किया तो ग्राम प्रधान ने उनकी बात नहीं मानी और इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, जिसमें ब्लॉक प्रमुख और प्रतिनिधि प्रवेश पटेल और साथ में भानुशंकर पटेल, प्रमोद पटेल और सर्वेश पटेल के साथ साथ आनंद पटेल, अभय पटेल और धीरज साहू मैदान में उतरे और लोहता थाना क्षेत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस बीच सूचना मिली है कि भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा जो विरोध किया गया, तो इससे कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो गई है कि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो अपने सभी लोगों को जानते हैं। अगर कोई सपा का है या कोई बीजेपी का है, फिर भी एक दूसरे को साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको स्थानीय स्तर की लड़ाई लड़नी है दोस्तों। यानी स्थानीय स्तर की लड़ाई लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनको अरेस्ट किया गया, तो बाकी सब जो अपने आप को भाजपाई बताते हैं वो भी आ गए थे मैदान में और एक तरीके से रिहाई की मांग की गई। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कदम उठाया गया तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा के सदस्य मौसम नूर शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने उनके शामिल होने को घर वापसी करार देते हुए कहा कि यह बात प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर बाउंस बैक करेगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का पार्ट रही लोकसभा की सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में राज्यसभा की सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। मौसम नूर, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री गनी खान चौधरी के परिवार से ताल्लुक रखती है। नूर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने फिर से मुझे कांग्रेस पार्टी में आने का मौका दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग, खासकर मालदा के लोग, कांग्रेस पार्टी और उसकी धर्मनिरपेक्षता और विकास और शांति की विचारधारा से पूरी तरीके से प्रभावित है और वो लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की मालदा और आसपास के क्षेत्र के अंदर वापसी करवाना चाहती है। दरअसल दोस्तों, मालदा वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल में लगभग 90% या उससे भी ज्यादा 90+ % मुस्लिम आबादी है और ऐसे क्षेत्र के अंदर तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की नेत्री देंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर भी जोरदार तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ बांग्लादेश के बोर्ड ने अब T20 वर्ल्ड कप भारत में करवाने को लेकर विरोध जताया है और साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में जाकर मैच नहीं खेलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे पाकिस्तान भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को अलग से श्रीलंका में आयोजित करके वहां पर जा रही है और मैच खेलेगी, तो उसी तरीके से अब बांग्लादेश भी इस तरीके की डिमांड कर सकता है, क्योंकि वो बांग्लादेश भारत आने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब अलग से वो भी चाहेंगे कि उनके लिए मैच करवाया जाए। इस पर ICC के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बात सबको पता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत के संबंध और ज्यादा खराब हो गए हैं। जो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और हमेशा से एक दोस्तियाना संबंध रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार के दौरान बांग्लादेश के साथ में स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है दोस्तों। अगर बांग्लादेश के क्रिकेटर भारत में आकर खेलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज भी जाएगी, क्योंकि पड़ोसी देश अगर भारत को लेकर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत की छवि सवालों के घेरे में रहेगी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ में संबंध सुधारने के लिए भी और प्रयास करने चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी अलग अलग भारत के क्रिकेट की फ्रेंचाइज से दुनिया के अलग अलग कोने में खेल रहे हैं, वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिक्कत थी। जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में इसलिए खरीदे गए थे खेलने के लिए क्योंकि बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना नहीं की जा सकती। अगर आप भी मानते हैं कि इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध रहे हैं। पार्टीशन यानी विभाजन के टाइम का लोगों के मन में एक ट्रॉमा रहा है, जिस कारण पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते, लेकिन बांग्लादेश के साथ में तो संबंध अच्छे हमेशा होने चाहिए थे। फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि बांग्लादेश के साथ में ही पूरे संबंध खराब हो गए। अपनी राय जरूर इस पर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनरेगा बचाओ संग्राम को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रवेशकों की एक नियुक्ति की गई है। इसमें कई सारे कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं दोस्तों। उन्नाव के अंदर विदुषी वाजपेयी जिम्मेदारी संभालेंगे और मनरेगा बचाओ संग्राम में मैदान में उतरेंगे। कानपुर नगर की जिम्मेदारी आनंद प्रकाश वर्मा को दी गई है। कानपुर देहात की जिम्मेदारी दिलीप कुमार मुन्ना को दी गई है। ऐसे ही महोबा की जिम्मेदारी तुलसीदास लोधी को दी गई है। चित्रकूट की जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह को दी गई है और फतेहपुर की जिम्मेदारी आरिफ खान को। ऐसे ही प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी रवि भूषण सिन्हा को दी गई है।
चंदौली में प्रदीप मिश्रा कांग्रेस के नेता मैदान में उतरेंगे और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों की कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से पूरी तरीके से मैदान में उतरकर मनरेगा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि जो आंदोलन हो वो बड़े स्तर पर हो और पूरा रोड मैप तैयार करके बता दिया गया है कि कैसे आंदोलन करना है, बिना रुकावट के डटकर मुकाबला करना है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इन दिनों एक वाक्य काफी ज्यादा बार बार सुनाई दे रहा है और वो है कि पद नाम से बड़ा होता है। वजह यह है कि नवनियुक्त बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, उनके नाम को लेकर एक छोटी सी लापरवाही ने ऐसा संदेश दे दिया है कि अब पार्टी में बोलने वालों की भाषा तक पर अनुशासन तय हो गई है। नितिन नबीन उम्र और राजनीतिक लिहाज से काफी नेताओं से पीछे थे दोस्तों, इसके बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी सोच समझकर बोल रहे हैं कि कहीं पार्टी आलाकमान की नजर से वो हट ना जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको जय हिंद, जवाहर, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।